नमस्कार। मैं अभी अकोढ़ी गोला प्रखंड के नीमा गांव में मौजूद हूं और मैं जिस परिसर में बैठा हूं उस परिसर के नज़ारे को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें रहने वाले लोग किस सोच के हैं, किस तरह से रहा करते हैं। जिस परिसर में मैं बैठा हूं उस परिसर में आवासन की मिश्रित व्यवस्था है। यानी कि आज के हिसाब से देखें तो सुसज्जित मकान भी हैं, पक्के के मकान काफ़ी डेकोरेटेड हैं। आप जिधर जाइएगा उधर खूबसूरत मकान दिखाई पड़ेंगे। उसके साथ-साथ खपड़ैल मकान भी इस परिसर में है। हालाँकि अभी खपड़ैल मकान को जिस नज़रिए से देखा जाता है उसके अनुसार वो गरीबों से जुड़ा हुआ मकान माना जाता है। लेकिन जो मकान अभी जो दिखाई पड़ रहा है, जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है या जिस तरह से ये आरामदेह महसूस हो रहा है, उसे देखकर ये माना जा सकता है कि इसमें जो रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं या जो पुरानी परंपरा रही है, उस परंपरा को आज भी ज़िंदा रखने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ एक ऐसे बुजुर्ग हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी बदलाव हुए अभी तक, उस बदलाव में क्या अच्छा रहा, क्या गलत रहा? चूँकि आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है और नीमा गाँव में उस जयंती को बहुत ही भव्य तरीक़े से मनाया जा रहा है। बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत दूर-दूर से लोग पहुँचे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर आकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। जैसा मुझे पता चला यहाँ पर आने के बाद मुझे जानकारी जो मिली उसके अनुसार ये घर जिस घर में मैं बैठा हूँ उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उसी वंशज के कहीं न कहीं ये सारे लोग हैं जो जिस वंशज के भगवान परशुराम थे। नाम इन्हीं से पूछूँगा, इनका परिचय इन्हीं से पूछूँगा और आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा। यही वो बुजुर्ग हैं जो देखने से प्रतीत हो रहे हैं कि किस तरह से अपने जीवन को ये जीने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इनके गांव में, अभी इनको यहाँ से लेने के लिए लगातार कोशिश की गई कि वहाँ चले, लेकिन उम्र के कारण ये वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। हम लोग सोचे कि इन्हीं से उनके घर पर ही जाकर बात किया जाए। बाबा, हम चाहेंगे कि अपना परिचय आप खुद दे दीजिए। मेरा नाम रमाकांत चौबे है। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री अंबिका चौबे था। अभी मैं इस परिवेश में जी रहा हूँ जिस परिवेश में मेरे बाप दादों ने अपना गुजर किया। हर तरह से हमारा परिवार जो है, हमारे 3 ठो बच्चे हैं, 3 ठो बच्चियाँ हैं। सबको शादी ब्याह मैंने कर दिया है। सब अपने घर बहुत बढ़िया से लोग रह रहा है। हमारे बच्चे भी तीनों बहुत अच्छी तरह से संस्कार मैंने जैसा दिया वैसा हमको मिला है। हमारे अपने खास परिवार पर गर्व है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तरफ देख रहे हैं हम लोग कि एकदम सुसज्जित मकान है, पक्के के मकान बनाए गए हैं, एसी भी लगा हुआ है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर खपड़ैल का मकान है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि अभी जो परंपरा है, जिस तरह से परिवार विखंडित होते जा रहा है, लोग हम दो हमारे दो के जो नारे हैं उसको बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसे क्या माना जाए? इसे अपनी सुविधा सुख के अनुसार इसको रखे हुए हैं या जो कहा जाता है कि बुजुर्गों को किनारे ढकेलने की परंपरा है, उस परंपरा के तहत इसे देखा जाए, क्या देखा जाए इसको? हम थोड़े अपने को अलग मानते हैं। जैसे परशुराम जी के वंश के हम लोग हैं, ये बात सही है, हम इसको मानते हैं। लेकिन उनको भी 3 बच्चे थे। 2 बच्चे पिता के साथ रहे लेकिन छोटा नहीं रहा। ठीक उसी तरह से हमारा 2 बच्चा घरे रहता है, 1 बच्चा बाहर रहता है। लेकिन तीनों का प्रेम जितना देखते हैं हम उससे गदगद हो जाते हैं। सब कुछ मिला जुला के ठीक है। हमारा बच्चा जो है, हमारी 3 पतोहू है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मिला जुला कर अभी हमारा तीनों बच्चा अपवाद है। 2 हम 2 हमारे को लोग नहीं मानता है। वो अभी हम ही को मानते हैं। कितना दिन मानेंगे भगवान जाने।
उसको अच्छा, इस मकान को रखने की क्या मजबूरी है? चूँकि इतना सुंदर घर है, जब हम लोग प्रवेश किए तो देखे कि इतना खूबसूरत घर है, लेकिन जब अंदर आए तो देखे कि यहाँ पर ये खपड़ेल मकान है, जिस मकान में लोग बैठे हुए हैं। हालाँकि यहाँ पर सुकून तो महसूस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसे रखने की क्या मजबूरी है? ये सुख-सुविधा के लिए रखे हुए हैं या मजबूरी बस रखे हुए हैं? इसे इसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, जो खपड़ैल मकान है, ये हम लोगों का बहुत पुराना मकान है। जो सुख खपड़ैल मकान में होता है, तो देखिए, अब खपड़ैल मकान है, थोड़े इसमें बहुत खर्चा है। साले-साल इसको हमको छावाना करना पड़ता है, मरम्मत करना पड़ता है, खपड़ा को उलट-पलट करवाना पड़ता है। साल में 1 साल 1 बार ज़रूर करना है। बाँस लकड़ी बहुत पुराना है, उसका मरम्मत कराते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा यही है कि हमको बहुत ठंडक महसूस होता है। अच्छा, गर्मी के दिनों में मान लीजिए अगर कूलर ना रहे, पंखा ना रहे, तब पर भी यहाँ आप आराम से रह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरह से इसमें हमारे परिवार गुज़र कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से हम रखे हैं। हमारा यहाँ 2 बच्चे, 2 पतोहू रहती है, वो इतना लंबा-चौड़ा है कि उसमें हम लोग सब लोग गुज़र कर सकते हैं। ऐसे पक्का का मकान है, लेकिन पक्का का मकान, कच्चा मकान मिलान हम नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए बाबा, उम्र क्या होगी आपकी? उम्र क्या है? हमारा उम्र 85 बरस के हम हो चुके हैं। अभी मोई एक रोज़ हम गए थे आँख दिखाने के लिए। हमारे पास 5 टेस्ट हुआ, हमारे बच्चे 5 टेस्ट कराए, लेकिन पाँचों में कोई रोग मेरे पास, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, कुछ नहीं है। हम 1 दिन में गए, ऑपरेशन करा के बनारस से और उसी रोज़ चले आए। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, आप 85 साल के हो चुके, कई परिवर्तन आपने देखे होंगे, कई समाज में बदलाव आप देखे होंगे कि बदलाव हुआ है। जैसे मान लीजिए कि परिवार पर ही देख लिया जाए, परिवार और समाज में आप बदलाव देखते आ रहे हैं। किस तरह से जो परिवार विखंडित हो रहा है, जो कुछ बदलाव आपके सामने हुआ, उसमें कितना बदलाव जिसे आप सही मानते हैं? कौन-सा ऐसा बदलाव है जो नहीं होना चाहिए था, उस बदलाव से परिवार और समाज पर असर पड़ रहा है? अब तो पर्सनल आप प्रश्न बात जो पूछ रहे हैं, वो देखने से हमको यही पता चला है कि अभी जो सुख जॉइंट परिवार में है, वो सुख एकल परिवार में हम नहीं देखते हैं अभी। अच्छा, ज्वाइंट परिवार का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए आप 10 परिवार एक साथ रह रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है? और जो लोग अकेले में रह रहे हैं, 2 हम 2 हमारे 2 के बीच रह रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा? हालाँकि आप तो बताएँगे संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार में रहने का फ़ायदा बता दीजिए क्या है? संयुक्त परिवार में रहने में हमारा फ़ायदा ये है कि सभी बच्चे हमारे 3 बच्चे हैं, 3 काम करते हैं, 3 जगह जाते हैं, 3 जगह से आते हैं। मिला-जुला के बहुत सब ठीक है, लेकिन कहीं कुछ मेरे पर कोई तरह की दिक्कत होती है, तो सब परिवार हमारा मदद करने के लिए क्षण भर में आ जाता है। बाहर जो है तो ठीके है, मिला-जुला के सब कुछ ठीके है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप इस तरह से अपने परिवार को संजो को रखे हुए हैं, तीनों बेटे साथ में हैं, आप अपने बेटे के साथ में हैं। परिवार विखंडित होते जा रहा है। आपकी नज़रों में परिवार के विखंडित होने का कारण क्या माना जाए? माना जाता है कि परिवार में जो आती हैं, जो बहुएँ आती हैं, उनमें तालमेल नहीं रहता है, या जो बच्चे हैं, उनका जो भी बेटे हैं, वो बहुओं की बात सुनने लगते हैं। आखिर कारण क्या है? विखंडित होने का कारण क्या माना जाए? ये तो आप खुद ही बता रहे हैं, इसमें हमसे मत पूछिए, पुराने आदमी हैं। मैंने अनुभव जानना चाह रहे हैं कि परिवार जो विखंडित होता है, या ज़्यादातर अब परिवार विखंडित परिवार ही नज़र आ रहे हैं गाँवों में, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? तो इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे समझ से बड़ा गड़बड़ लगता है। बहुएँ जो हैं, एक भाई 7 बहन हम देखे हैं, सातों बहन एक कोठारी में सो जाती है, लेकिन 2 बहू एक कोठारी में नहीं रह सकती है, थोड़ा यही हमको दिक्कत लगता है। लेकिन इसको भी हम बहुत अच्छा मानते हैं कि युग के अनुसार देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चाँद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। माने आपको भी दुःख हो रहा है, जो बदलाव देख रहे हैं, उससे आप भी दुखित हैं। बड़ी दुखी हैं, बड़ी दुखी हैं, बड़ी दुखी हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं 85-86 बरिस के बुड्ढा, अभी बच्चों के साथ रह रहा है, ये हमको थोड़े भीतर से बड़ी खुशी होती है कि देखें भगवान मुझको कहाँ तक ले जाते हैं। आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र भी धारण किया था।
लेकिन एक तरफ कहा जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि ब्राह्मण शास्त्र का पुजारी है, शस्त्र का नहीं। ये जो चरित्र दिखाई पड़ता है भगवान परशुराम का, उस चरित्र को आप कैसे देखते हैं? उनका चरित्र जो था, ब्राह्मण का कर्म है पूजा करना, ये जरूरी है। लेकिन परशुराम जी से मेरे को यही शिक्षा मिलता है, उन्हीं के वंश के हैं, कि जरूरत पड़े तो शास्त्र के बदला में शस्त्र भी उठाना पड़े तो हम समय से उठा लेते हैं। काहे कि परशुराम जी ने ऐसा ही किया। परशुराम जी के साथ से उधर वहाँ का राजा जो था, उनका कामधेनु गाय छीनने लगा, तो देखने से हमको बहुत तकलीफ उपजाता है, इसलिए उन्होंने शस्त्र उठा लिया। हाँ, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं। अभी भगवान परशुराम की जो जयंती मनाई जा रही है, जिस तरह से सामूहिक रूप से मनाई जा रही है, आपके गांव में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या लग रहा है पहले भी इस तरह की जयंती मनाई जाती थी, या इस समय कुछ सालों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? चूंकि आप 85 साल के हो चुके हैं, भगवान परशुराम आज के नहीं हैं, उनकी जयंती के बारे में लोग आज नहीं जान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सामूहिकता के तौर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, पहले भी होता था या अभी ज़्यादा हो रहा है? नहीं, पहले तो ऐसा हम नहीं देखे हैं कभी हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता था पहले से भी कि परशुराम जी जो हैं वो 6वां अवतार हैं भगवान के, 6वां अवतार है। उन्हीं के बाद से फिर रामचंद्र का अवतार हुआ, इसके बाद कृष्ण का अवतार हुआ। परशुराम जी हम लोगों को यही शिक्षा दिए कि शास्त्र के साथ साथ जरूरत पड़े तो शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना जरूरी है। न्याय अन्याय को देखते हुए यदि जरूरत पड़े तो हम धर्म के रक्षा के लिए हमको वो भी करना जरूरी है। अच्छा, जो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं उसे कैसे देख रहे हैं जी? बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए कि घरों में परशुराम भगवान का मूर्ति लगाकर पूजा करना चाहिए? एकदम जरूरी है पूजा करना। जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत मैं आनंदित हूँ, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में इन साल शुरू हो गया। आज 23 तारीख है, 23 तारीख को 2023, आज चौथा महीना है अप्रैल। इसको चाहिए कि हम लोगों को और बृहद रूप से परशुराम जयंती मनाना चाहिए। अच्छा, आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं? काहे, राजनीति में भी तो रहना है, तो राजनीति में हम रुचि रखते हैं। राजनीति में किसकी विचारधारा सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करती है? अभी तो मैं शुरू से, जब से जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी जब से आए, हम उनके आने के बाद आज तक हम भाजपा को वोट दिया। शायद अटल बिहारी वाजपेयी 93 में आए थे, 1993 में। उस वक्त से लेके आज तक मैंने दूसरे में कभी वोट नहीं दिया है। हमारे पास 10 वोट है, 10 हम उन्हीं को देते हैं। लेकिन जनसंघ के बारे में लोग कहा करते हैं कि अंग्रेजों के वो सहयोगी के तौर पर काम करते थे। जो भारत के जो भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े गए उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। ये कांग्रेस और जो भी अन्य पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, ये इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं। आरोप तो हमेशा लगता है। जब रामचंद्र जी पर आरोप लगा तो हम लोगों पर कौन बड़का बात है। जब रामचंद्र जी दोनों बेटों को छोड़कर सीता चली गई केवल एक आरोप के चलते, कि तो राम राज लाना है तो आरोप तो सुनना ही है, लेकिन सहना है। अच्छा, अभी 2024 के चुनाव होने वाले हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रेस में राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, या दूसरी तरफ इधर नरेंद्र मोदी हैं। 2024 के चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं? हम अभी तक जिस होश हवास में हैं अपने बाल बच्चों के साथ, मैं यही चाहता हूँ, चाहे देखता भी हूँ 24 में तो कोई आएगा नहीं, सभी लोग डफली बजा रहे हैं, कोई नहीं आएगा। ये लोग सोचे 10 बरस के बाद अभी कोई नहीं आएगा, मोदी के सामने कोई नहीं है, अभी जो है सो मोदी है। लेकिन मोदी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मोदी में आप कौन सा ऐसा गुण देखते हैं जिस गुण को लेकर आप उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं, करते आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि आगे भी प्रधानमंत्री बनते रहे? मोदी में कौन सा ऐसा गुण है जिन गुणों को आप पसंद करते हैं? मोदी में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसको आप काट सकते हैं। मोदी नहीं होते तो आज ये देश की स्थिति नहीं होती।
अरे अपने घर में नाम कमाने ला कोई बड़ा बात नहीं है। विदेश में जाइए, देखिए मोदी का नाम कैसा उज्जवल। हाँ, कर्म करना चाहिए, कर्म करें, स्वार्थ में सब लोग रहे, सब अपने बाल बच्चों का पेट भरते रहे। अभी सब कहने से अच्छा, बिहार में लोग कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार का कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार के कार्यक्रम मेरे को पसंद नहीं है, न तेजस्वी का। फिर वही जंगल राज आएगा। अब क्या होगा भविष्य को जानने वाला। सुनऊ भरत भाभी प्रलय बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अज। हाँ, छह ठो चीज अपने मुट्ठी में रखते हैं। इन लोगों से राज संभलने लायक नहीं है। देश क्या संभालेंगे? राज नहीं संभल रहा है, देश समझ जाएगा, नहीं संभलेगा। अगर मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री अगर नीतीश कुमार बन जाते हैं तो क्या होगा? वही जो बिहार का स्थिति है, जंगल राज आएगा, पूरा देश में हाहाकार मच जाएगा। मेरे से पूछिएगा तो आप हाथ जोड़ के मैं यही कहूँगा। अच्छा, आप 85 साल के हो चुके, जीवन में जो सपने आपने देखे होंगे वो अधिकतर सपने पूरे होंगे। कारण कि जिस तरह से आज्ञाकारी पुत्र के बारे में बता रहे हैं, तो हो सकता है कि आज्ञाकारी पुत्र हैं तो बहुएं भी आज्ञाकारी होंगी। जीवन में कुछ ऐसे ख्वाब जो आप चाह रहे थे कि पूरा करें, वो पूरा नहीं कर पाए हों, कुछ ऐसे कार्य जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए हैं, या कुछ ऐसे धार्मिक कार्य जो करना चाह रहे हैं वो उसे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस तरह का मलाल है जिसे करना चाह रहे हैं, उसे दूर करना चाह रहे हैं, वो दूर नहीं हो पा रहा है? मैं एक ही मेरे मन में बात है, वह यह है कि मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में प्रधानमंत्री मोदी को चाहेंगे कि मेरे से कुछ बात हो जाए तो ठीक है। माने कि हार्दिक इच्छा है कि एक बार हम रूबरू हो सकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनसे कुछ बात कर सकें, अपनी मन की बात को उनसे कह सकें। आपकी इच्छा यही है? यही इच्छा है, बस बस हमारा यही इच्छा है कि एक बार आमने सामने। अच्छा, मान लीजिए आपसे प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, सामने आ जाते हैं, क्या उनसे बात करना चाहेंगे आप? माने यही चाहेंगे कि बाबू तुम इसी तरह से, परशुराम जी से मैं तुलना करूंगा मोदी जी का, कि आप इसी तरह से जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, तो आप जैसा परशुराम अवतार लें देश में, मैं यही कहूँगा। अच्छा, आप मोदी को कितना मानते हैं? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी उम्र 85 साल की है। अगर मान लीजिए मोदी को खून की जरूरत पड़ जाए, तो सबसे पहले मैं दूंगा, सबसे पहले मैं खून दूंगा मोदी के लिए। मोदी जी के लिए अगर खून देने की जरूरत पड़े तो आप देंगे? तो 1 नंबर में मेरा नाम लिख लीजिएगा, मैं दे दूंगा। तैयार हैं देने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल। आखिर ये जज्बा, ये जोश, उनके प्रति ये जुनून क्यों है आपके मन में? उनका भाषण जब मैं टीवी में सुनता हूँ, जगह जगह जब देखता हूँ, आजे गए हैं, बताइए कितना अटेंड करेंगे? 7 राज्य का अटेंड कर रहे हैं। हम मोदी से रूबरू होकर हमसे खून मांगेंगे तो नहीं देंगे। हम परशुराम के वंशज हैं, भृगुवंशी हैं, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक मुख्यमंत्री की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है, बुलडोजर बाबा के नाम से वो जाने जा रहे हैं। अभी अतीक और जो उसके भाई अशरफ की हत्या हुई है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। योगी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? योगी जी का जो कार्य है या जो जिस तरह से योगी कार्य कर रहे हैं, वो कितना आपको पसंद है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। योगी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उम्र के लिहाज से, क्योंकि उम्र उनसे हमारा ज़्यादा है, हम उनसे ज़्यादा बरसात देखे हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई तुलना नहीं। उनका नाम बुलडोजर बाबा पड़ा है, सही में वो बुलडोजर बाबा है। अच्छा, एक अब अंतिम प्रश्न और आपके परिवार से जुड़ा प्रश्न है। आपके 3 बेटे हैं, तीनों के कार्य के आधार पर अगर आपको नंबर देने हो तो जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे आप? पूरा दे देंगे। जो आप माने उनके कार्य से, उनके सेवा से, उनके जो सोशल वर्क है उससे प्रभावित होकर अगर उनको नंबर देना हो तो आप 10 में उनको कितना नंबर देंगे? पूरा नंबर दे देंगे। पुत्र मोह में दे रहे हैं या उनके कार्यों के? नहीं नहीं, तब तो थोड़ा गड़बड़ है, कुछ कम देंगे, कुछ कम देंगे कुछ। अच्छा, मझोले बेटे जो हैं उनको अगर नंबर देना हो तो उनको कितना देंगे? इनसे 1 नंबर उनको ज़्यादा देंगे, क्यों? क्योंकि कुछ दिमाग के कुछ गंभीर है। अच्छा, जो छोटे बेटे हैं और उनको भी उतना ही देंगे, ये दोनों को उतना देंगे, 1 नंबर उनको, लेकिन ये भी हमारा ठीक नहीं लगता है, तीनों को बराबर देंगे।
अच्छा, एक चीज़ चलते-चलते बाबा एक चीज़ बता दीजिए। पुत्र आपके काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मन में कुछ इस तरह की बात है कि मेरे पुत्र, चूँकि समाज में जिस तरह से कार्य अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है, बेटा जो है कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई कुछ है, कुछ अलग-अलग कार्य किए जा रहे हैं। 3 पुत्र हैं। अगर पुत्रों को अगर उस जगह पर पहुँचाना हो कि मेरे पुत्र उस जगह पर पहुँच जाएँ, तो तीनों पुत्रों को आप कहाँ देखना चाहेंगे? चूँकि इस स्थिति में अभी हैं, एक ख्वाब ज़रूर होगा आपके मन में, आप अपने तीनों पुत्रों को कहाँ देखना चाह रहे हैं? तीनों जहाँ हैं अपने-अपने जगह पर इस वक़्त, तीनों अपने-अपने जगह पर सही हैं, तीनों का सही है। जितना में वो हैं, मैं संतोष हूँ, खुश हूँ। बतौर अभिभावक अपने परिवार, इस समाज, इस देश के लिए क्या संदेश देंगे? देश के लिए मैं यही कहूँगा कि ठीक है, मेल-मिलाप से रहिए, चाहे एक जगह रहिए, चाहे अनेक जगह रहिए, आपस में प्रेम से रहिए, प्रेम से रहिए। हाँ। ये हैं एक 85 साल के एक ऐसे बुजुर्ग जिनकी बातों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि इनका परिवार अभी संयुक्त क्यों बना हुआ है, क्यों इनके परिवार में विदेश दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्यों इनके पुत्र आज्ञाकारी हैं, क्यों इनके घर में अभी भी संयुक्त परिवार की प्रथा चल रही है। इनकी बातों से सुन और समझ सकते हैं। जहाँ पर बेटे को आज्ञाकारी बनाने का कार्य करने की परंपरा घर से शुरू होती है, शायद उसी कार्य को आज लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से जो बेटे हैं वो असहनशील हो जा रहे हैं, बातों बातों में किसी पर उलझ जा रहे हैं, किसी के साथ उलझ जा रहे हैं, किसी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। और यही कार्य शायद इन्होंने अपने पुत्रों को नहीं सिखाया। कारण कि जब मैं इनसे पहला सवाल किया कि बेटों में वो कौन सा गुण जो आपको सबसे अच्छा नज़र आता है, तो इनका कहना था कि मेरे बेटे सहनशील हैं और इसी सहनशीलता के कारण मैं आज सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। न किसी से मेरा तनाव है, न किसी से दुश्मनी है, और इसी के कारण आज ये संयुक्त परिवार में आनंद ले रहे हैं। इस जो अभी खपड़ैल का मकान है वहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो आनंद है, जो सुकून है, आप किसी भी महल में रहें, जब तक से परिवार में शांति नहीं रहेगी, परिवार के लोग अच्छे तरह से रहने के आदी नहीं होंगे, तब तक से आप एसी में भी रहकर अपने आप को सुकून भरा पल महसूस नहीं कर सकते हैं, या अपने आप को आप एक तरह से सुरक्षित और सुकून का ज़िंदगी जीते हुए महसूस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एसी की व्यवस्था है, यहाँ पर खपड़ैल मकान है, पीछे में देखेंगे तो भव्य इमारत है और वो सारी सुविधाएँ मौजूद हैं यहाँ पर। ये ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो सारी सुविधाएँ मौजूद हैं जो शहरी क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। और मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ साक्षात्कार कर रहा हूँ, जिनकी सोच अगर समाज में लागू कर दी जाए, या जिनकी सोच को एक एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर दिया जाए, तो जो विद्वेष समाज में भी दिखाई पड़ रहे हैं, उन विद्वेषों को दूर किया जा सकता है और एक संयुक्त परिवार की प्रथा जो पहले कभी दिखाई पड़ती थी, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। निमा गाँव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।